देश जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जा रहा था, तभी एक छोटे कद का व्यक्ति आया जिसने लोगों के अंदर आस भर दी और यह एहसास दिलाया कि हम अंग्रेजों की बेड़ियों से आज़ाद हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की। कितने लोगों को वह कबूल है या जिनको लगता है कि वो एक भूल है। आज हम बहुत से तथ्यों पे विवादित हो या न विवादित हो, बहुत से चीज़ों पे बात करना चाहेंगे और इस चीज़ों के माध्यम से मैं आपको इतिहास के कुछ पन्नों को वापस पढ़ने पे वापस एहसास कराने की कोशिश करूंगा कि आप उन चीज़ों को जान पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी शख्सियत की ही बात कर लेते हैं। मैं उनके माँ का नाम, पिता का नाम, छोटी मोटी जानकारियाँ जोड़ने नहीं जा रहा हूँ जो जनरली लोगों को पता ही होती है। सीधे से बात करेंगे। महात्मा गांधी ने लंदन में पढ़ाई करी थी। अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। भैया, हम और आप जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग होते हैं वो आज लंदन नहीं जा सकते। वो बंदा उस दौर में लंदन गया था और एक अच्छा बैरिस्टर बन के आया था और वो चाहता तो लाखों रुपए कमा के एक अय्यासी वाली जिंदगी जी सकता था और चाहता तो देश को आज़ाद कराना, ऐसे लफड़ों में पड़ता ही नहीं। आप इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हो कि वो बंदा अफ्रीका गया था, वहाँ ट्रेन से धकेला गया। और यही नहीं, अफ्रीका में उन्होंने एक ऐसी जर्नी जी है जिसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। गए थे केस लड़ने, परंतु अफ्रीकन लोगों की समस्याओं देख के वहाँ पर उन्होंने वनवास ही काट दिया। हाँ भैया, एक वनवास ही होता है 14-15 वर्ष का। उन्होंने वहाँ पराये लोगों के लिए एक लड़ाई लड़ी और उन्हें अपना बना लिया। उन्होंने उनके लिए जस्टिस को एक लेवल पे लाके रख दिया। मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरा परिवर्तन आ गया, हर चीज़ सुधर गई, परंतु उन्होंने जस्टिस का एक बेंचमार्क अफ्रीका में सेट कर दिया था। वहाँ से उनकी एक लड़ाई जारी हो गई थी कि उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है और ऐसा संदेश देना है कि कमज़ोर हमेशा कमज़ोर नहीं होते। अगर उनको सही मार्गदर्शक मिला तो वो अंग्रेजों को भी उखाड़ फेंक सकते हैं। तो फिर उसके बाद भारत में एंट्री होती है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी आते हैं, परंतु उनके गुरु उनको एक शिक्षा देते कि सबसे पहले भैया आपको भारत का भ्रमण कर लेना चाहिए। यहाँ की पृष्ठभूमि पहले देख ले कि यहाँ का मसला क्या है, यहाँ के लोग कैसे, यहाँ चीज़ें कैसे काम करती है। सडनली और हेलीकॉप्टर एंट्री उन्होंने भारत की राजनीति में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं करी है। उन्होंने पहले भारत को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, जाना है। देखते ही देखते उन्होंने आंदोलन में भाग लेना चालू कर, उन्हें सक्सेस मिली और उन्होंने बेंचमार्क सेट करते गए। खेड़ा सत्याग्रह हो या अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हो, उन्होंने लोगों का साथ देना चालू करा और देखते देखते वो आगे बढ़ते चले गए। अब बात आती है एक ऐसे आंदोलन की जहां बहुत से लोगों को लगेगा कि हमारा देश बस आज़ाद होने वाला था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। हाँ, वो दौर ऐसा था जब बहुत से लोगों को लग रहा था भैया अब तो देश आज़ाद हो जाएगा, परंतु एक इंसिडेंट होता है, चोरा चोरी इंसिडेंट। वहां पे आंदोलन वापस ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया नहीं लेना था, सुभाष चंद्र और बड़े बड़े लीडर ने इसको कहा था कैलेमिटी सी, नेशनल कैलेमिटी। परंतु महात्मा गांधी जी एक बात जानते थे, क्योंकि उन्होंने भारत भ्रमण कर रखा था और वो हर पहलू से वाकिफ थे। अंग्रेज चाहेंगे तो इसको और बुरी तरीके से कुचल सकते हैं, हजारों लाखों मासूमों गरीबों की जान ले सकते हैं और इन सब चीज़ों में रईस, बिजनेसमैन और बड़े लोग हमेशा बचे रहेंगे। महात्मा गांधी जी को एक बात पता थी कि हमें 3 चीज़ों पे काम करना है। पहला, सप्रेस टू सप्रेस, जिसको होता है कि पहले समझौता करना भी पड़ेगा अगर आप थोड़े से सक्सेसफुल होते हो, और उनका एक सरल एग्जाम्पल था दूसरा जिसको हम प्रेशर कॉम्प्रोमाइज प्रेशर के तौर भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर बनाए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, फिर प्रेशर बनाए, क्योंकि आप सडनली इतनी बड़ी पावर को चैलेंज नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे अंग्रेज बड़ी पावर कैसे, तो भैया जब 35,000 से भी कम लोग 35 करोड़ लोगों पर राज कर सकते हो, अपना गुलाम बना सकते हो, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि उनमें दिमाग कहीं ना कहीं कुछ भारतीयों से तो ज़्यादा था जो अपने आप को बड़ा लीडर या महान मानते थे। तभी तो अंग्रेज यहाँ देश पर राज कर गए, भारत को सैकड़ों सालों तो अपना गुलाम बना गए। और महात्मा गांधी ये बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि लड़ाई लड़ने के तरीके क्या होते हैं। उन्होंने अंग्रेजों को अंग्रेजों की तरह ही उन्हीं की टैक्टिक्स में हराने का प्रयास करा और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो सक्सेसफुल होते गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आ रही थी तो उन्होंने बहुत चेंजेस लाए, बहुत से नियम चेंज हुए। अब आप समझोगे कि ये नियम कोई बहुत बड़े नहीं थे, किसी का फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ ना हुआ हो, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि बहुतों की लाइफ बदल गई। हम जो मूल अधिकार की कल्पना कर रहे हैं आज की डेट में, कहीं ना कहीं वहाँ वो बेंचमार्क सेट होने लगे थे और इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा रोल। आप में से बहुत से लोगों के मन में फिर सवाल आ रहा होगा कि गांधी जी ने, महात्मा जो अपने आप को कह रहे हैं, जिन्हों को लोगों ने भी महात्मा का पद दिया, आखिर वो भगत सिंह की जान क्यों नहीं बचा पाए। तो भैया एक
रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि गांधी जी एक फिलोसफी पे काम करते थे जो नॉन वायलेंस की थी, और भगत सिंह एक फिलोसफी पे काम करते थे जो कि रिवॉल्यूशनरी थी, जहां पर गन्स एंड पिस्टल ही बात करती थी। और महात्मा गांधी की फिलोसफी में कुछ चीज़ें अलग तरीके से काम करती थी, क्योंकि वो उनको पता था कि हर कोई अपने हाथ में बम और पिस्टल नहीं ले सकता, कि भारत में इतने जिगरे वाले लोग सभी नहीं है। वो कहते हैं ना, सभी को तो भगत सिंह चाहिए पर अपने घर में नहीं चाहिए, अपना बेटा भगत सिंह बनते हुए कोई नहीं दे सकता। और ये बात महात्मा गांधी जी को बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि हर घर में भगत सिंह नहीं है इस देश में। भगत सिंह जैसे महान व्यक्ति बहुत कम ही है और कुछ विरले ही है। और वो जानते थे कि हमें सप्रेस ट्रूथ सप्रेस या प्रेशर कॉम्प्रोमाइज प्रेशर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज वो इस बात को जानते थे कि अगर अंग्रेज अपने वाली पे आ गए तो फिर कत्लेआम मचेगा, फिर जान किसी जाएगी गरीबों की, मध्यम वर्ग लोगों की। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन घर में बैठे रहेंगे, रोटियां खाएंगे, और मजबूर किसान की जान जाएगी, सैनिकों की जान जाएगी, और ये सिलसिला चलता ही जाएगा और भारत अपनी आज़ादी से और दूर से दूर होता चला जाएगा। क्योंकि आंदोलनों को कुचलना बहुत आसान हुआ करता था, कुछ लोगों की जान गई तो सब पीछे। और महात्मा गांधी जानते थे कि अगर बार बार एक इमोशन में ड्रॉबैक आएगा, अगर इमोशन पीछे होगा तो देश की आज़ादी की दूरियां भारतीयों से और बढ़ते चली जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है। अब लोगों के मन में एक जरूर सवाल आ रहा होगा कि बंटवारा और महात्मा गांधी कहाँ तक मेल खाते हैं या इनका रोल क्या था। मैं आप सभी को एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि कोई सा भी लीडर हो, नेहरू हो, सरदार पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो या महात्मा गांधी, कोई भी भारत का बंटवारा नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक बात जानते थे कि जो भी देश के लिए लड़ रहा है वो किसी पार्टीशन के लिए नहीं लड़ रहा है, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, अंग्रेजों से आज़ादी चाहता था। अब यहाँ लोग महात्मा गांधी पे तो क्वेश्चन कर बैठते हैं, परंतु मुस्लिम लीग को भूल जाते हैं। मुस्लिम लीग और मोहम्मद जिन्ना, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। आप बोलेंगे बहुत बड़ा रोल, कितना बड़ा रोल? मैं कहूँगा 99.9%। कुछ गलतियां कांग्रेस और महात्मा गांधी की लीडरशिप से भी हुई थी कि उन्होंने शुरू में ही इस चीज़ को वोकल तरीके से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में अपोज करे बिना इसको एक सॉफ्ट वे में लिया, ताकि लोगों के अंदर लड़ाई ना हो, ताकि लोग एटलीस्ट लोग एक यूनिटी के साथ लड़ पड़े कि उनको जो चाहे वो मिलेगा। ये शायद कुछ ना कुछ % गलती रही है, परंतु आप ये नहीं बोल सकते कि इनकी वजह से पार्टीशन हुआ है। मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे, वो कहते हैं ना डायरेक्ट मार दो, इसी को डायरेक्ट एक्शन डे कहा गया था कि कत्लेआम पे उतर गई थी। एक फिलोसफी है जो बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग समझेंगे कि पहले जब भी मुस्लिम लीग काम करती थी देश में, तो वो इस तरीके से काम करती थी कि भारत में मुस्लिम इन डेंजर, भारत में मुस्लिम डेंजर में है, तो हमें यूनाइट होना है, हमें अपने प्रांत में सीटें बढ़ानी है, इलेक्शन जीतना है। परंतु जब मुस्लिम लीग को एक बात समझ में आ गई कि भैया कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है और कांग्रेस को हमसे ज़्यादा मुस्लिम लोग वोट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, गांधी जी की बात मान रहे हैं, तो हमारी दाल कैसे गलेगी? आखिर हम वो लीडरशिप कैसे ला पाएंगे जो पूरे देश को लीड करे और हमारे अनुसार चीज़ें कैसे होगी? तब उन्होंने एक नया सेंटेंस लाया, नया प्रोपेगेंडा लाया, उसको कहते हैं इस्लाम इन डेंजर। हाँ, इस्लाम इन डेंजर। और अब बात आती है लोगों के इमोशन की। इस चीज़ से लोगों के इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो गए। अब वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से अब तो हमें आज़ादी चाहिए, और ये मानसिकता कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने बहुतों के मन में डाल दी। बहुत से लोग जो समझदार थे, पढ़े लिखे थे, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूरियां बना रहे थे, पर कहीं ना कहीं जब बात आती है धर्म की तो बहुत से लोगों का शायद IQ थोड़ा कम हो जाता है और EQ थोड़ा हाई हो जाता है। तो देखते ही लोग इमोशनली मुस्लिम लोग के समर्थन में आ गए और मुस्लिम लोगों को समर्थन देने लगे चुनावों में, और मुस्लिम लीग को बहुत सी अच्छी खासी सीटें मिलने लगी। और इन सीटों के माध्यम से उन्हें ये तो एहसास हो गया था कि अब मुस्लिम हमारे साथ में है, और अब हम उस चीज़ की डिमांड और अच्छे तरीके से करेंगे और स्ट्रांगली करेंगे कि अब तो हमें पाकिस्तान चाहिए। अब पाकिस्तान की डिमांड और अच्छी तरीके से उठने लगी। अब यहाँ लोग कहेंगे कि चलो ये ठीक है, तो यहाँ लीडर और आंदोलन करते हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से कहते हैं कि भैया पार्टीशन तो हो ही नहीं सकता, गांधी जी को लड़ना था, नेहरू को लड़ना था, पटेल को लड़ना था। भैया ये सब ने तो लड़ाई लड़ी है, आप यहाँ अंग्रेजों को भूल जाते हो। हाँ, अंग्रेजों को। अंग्रेज इतने बड़े मास्टरमाइंड थे कि जब कुछ हजारों में आके करोड़ों पे गुलामी का पर्दा डाल सकते हैं, तो क्या लगता है वो मुस्लिम लीग और भारतीयों को थोड़ा गुमराह नहीं कर पाते होंगे? उन्होंने करा था। उनकी एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी थी कि अगर यहाँ से 2 देश बनते हैं तो उनके पास 2 देश का समर्थन होगा, अगर एक देश उनके खिलाफ जाता है तो भी एक देश का समर्थन उनके पास होगा। और उस दौरान यूएनए का गठन हो चुका था, यूनाइटेड नेशन में उनको एक देश का सपोर्ट हमेशा चाहिए था, और ये भी हो सकता था कि ये 2 देश उनको सपोर्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन इंडिपेंडेंस के दौरान ठीक तो हो ही जाएंगे कि हम तुमको आज़ादी देके जा रहे हैं। तो उनको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे 2 पार्टनर मिल रहे थे,
और यही नहीं, उनको कॉमनवेल्थ जो उनका एक प्रोपागेंडा था उसमें भी 2 देश का साथ मिल रहा था। और ये बहुत ही स्मार्टली खेला गया मूव था जो कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि जब बात आती है आज़ादी देने की तो अंग्रेजों के पास बहुत से मौके थे, परंतु उन्होंने इस मूवमेंट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करा कि लोगों को पता ही नहीं चला कि जो अंग्रेज चाहते थे वही हो गया। पार्टीशन भी अंग्रेज ही चाहते थे, क्योंकि जब बात आती है सपोर्ट करने की तो मुस्लिम लीग को सपोर्ट भी अंग्रेज करते थे। और इसमें कहने में मुझे कोई दो राय नहीं होगी कि बहुत से हिंदूवादी संगठनों को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कुछ अंग्रेजों ने सपोर्ट करा था। डेफिनेटली वो उस समय की दरकार थी, क्योंकि एक संगठन किसी धार्मिक रूप से कमजोर पड़े तो दूसरे संगठन को वहाँ खड़ा नहीं किया जा सकता, पर सामने वाला संगठन अगर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा हो तो दूसरा संगठन एक जरा से सपोर्ट से धीरे धीरे जल्दी ग्रो करने लगता है। और उसी चीज़ का फायदा, उसी मानसिकता का फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया। और देखते ही देखते भारत में हिंदू मुस्लिमों के बीच थोड़ी सी दरार भी आने लगी और लोग वोकल होने लगे कि अब हमें तो हिंदुस्तान चाहिए जहाँ पे मुस्लिम व्यक्ति नहीं रहेंगे। और इस सोच को दबाने के लिए महात्मा गांधी आज़ादी के दौरान पश्चिम बंगाल की ओर एक अनशन पे बैठे थे कि भैया हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि अब पार्टीशन किस लेवल पे होगा, किस तरीके से चीज़ें काम करेगी, कब चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड की जाएगी, परंतु वो एक धुन में लगे थे कि हमारे देश में यूनिटी होनी चाहिए, का एटलीस्ट धर्म के नाम पे दंगे नहीं होने चाहिए और हिंदू मुस्लिम हमेशा यूनाइट होने चाहिए। और पार्टीशन तो उनके मन में उतना था ही नहीं, ना पार्टीशन के बारे में वो सोच रहे थे। परंतु अंग्रेज भैया किसी के सगे नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो कहते हैं ना, उनका वो एम्पायर गया था जिसे सन नेवर सेट कहते हैं। हाँ, उनके एम्पायर में कभी भी सूर्यास्त नहीं हुआ करता था। इतना बड़ा, इतना विशाल साम्राज्य उनका था, तो उनको तो झटका लग ही गया था। अब उनको ये चीज़ पता थी कि भारत अब उनके प्रति लाइबिलिटी बनने जा रहा है। हाँ, पहले तो भारत असेट्स था, जब रॉ मटेरियल भेजना हो भारत से कपास मसाले सब विदेश जाते थे, वहीं से ब्रांडिंग पैकेजिंग होके वापस आते थे। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ आपने पढ़ा होगा ना, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त ने बहुत सारी थ्योरीज दिए कि भारत से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ करा गया था वो अंग्रेजों ने करा था, भारत को चूस लिया था। वो कहते हैं गंगा की वेल्थ चूस के थेम्स में छोड़ दी गई थी, जिसकी वजह से आज ब्रिटिश जगमगा रहा है, ब्रिटिश की इंडस्ट्री आज फैली और चमचमाती दिख रही है। वो कहीं ना कहीं भारत के योगदान के कारण ही, अदरवाइज ब्रिटिश इतना आगे नहीं बढ़ पाता। तो यह फैक्ट है कि कहीं ना कहीं बंटवारा जो भी हुआ है उसमें सिर्फ आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को तो दोष दे नहीं सकते। ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी जो भारत के साथ हुआ, उसमें सिर्फ भारतीयों को रोल हो ये उनको खुद को भी नहीं पता है कि उनका रोल उनसे अदा करवा दिया गया है। और इसका जो मास्टरमाइंड था वो अंग्रेज भी थे। डेफिनेटली मुस्लिम लीग का एक प्रमुख रोल था। उन्होंने एक प्लानिंग भी की थी कि अब हमको यहाँ राज करना हो तो हिंदू तो जनरली हमारे समर्थन में आएंगे नहीं, और जो मुसलमान हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही चाहने लगे, उनके डेवलपमेंट की थॉट को, उनकी इक्वालिटी की बात को। तो हमें रिलीजियस फैक्ट या रिलीजियस थ्योरी पे ही काम करना पड़ेगा, और इस थ्योरी के वजह से ही हमें पावर मिलेगी। और जो कि हुआ भी सही, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान गठन हुआ जहाँ पे इस्लाम और धर्म के बेस पे चीज़ें की जा रही थी और वहाँ पे उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी है। परंतु इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में रिलीजियस थॉट को अलग रखा गया, भारत को कहीं ना कहीं एक सेकुलर बेस पे ही गठित किया गया। और यहाँ पर आज की डेट में भी माइनॉरिटी सभी कम्युनिटी अच्छी तरीके से फल फूल रही है, और जो विकास के अवसर यहाँ उन्हें मिल रहे हैं, मैं तो नहीं मानता वो स्वयं पाकिस्तान में भी मिल रहे होंगे या बांग्लादेश में मिल रहे होंगे। जितना ज़्यादा मुस्लिम भारत में सुरक्षित है, मैं तो नहीं मानता हूँ जनरली उतना सेफ वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है यहाँ कि अब महात्मा गांधी पे हम वापस लौटते हैं कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते क्या देश आज़ाद हो पाता? डेफिनेटली देश आज़ाद तो होता, आज नहीं तो कल। परंतु महात्मा गांधी जी ने एक चीज़ों को एक सीरीज में लाया है। वो कहते हैं ना, एक आंदोलनों को एक सीरीज में जोड़ते हुए आज़ादी की ओर ले जाना। क्योंकि सडनली जो आज़ादी मिलनी थी वो 1857 में मिल जाती अगर मिलनी होती हो तो, क्योंकि 1857 की क्रांति अंग्रेजों की नींव को उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी थी, कम नहीं थी। झांसी की रानी हो, बड़े बड़े योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी, परंतु सब वापस धरा का धरा रह गया। कुछ चेंजेस जरूर आए, परंतु वो बात नहीं हो पाई कि भारत को छोड़ने पे अंग्रेज मजबूर हो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि हमें किस विसात पे काम करना है। और अंग्रेजों को ये हमेशा पता था कि हमें एक मास्टरमाइंड का रोल प्ले करना है, न कि एक उत्साही या हारे हुए खिलाड़ी का। तो उन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा समझौते में लाया, परंतु अपने राज को, अपनी गुलामी के पैटर्न को जारी रखा। अब उन्होंने गेम ये खेला कि उन्होंने रियासतों को थोड़ी सी इंडिपेंडेंट दे दी थी, और उसकी वजह से रियासत वाले भी खुश थे और
गुलामी की जो चालाकियाँ थी वो धीरे धीरे अब इंटरनली इम्प्लीमेंट होने लगी, तो धीरे धीरे राजशाही अंत होने लगी और देखते ही देखते अंग्रेजों का पूरा राज आ गया था। तो यहाँ एक बात समझने वाली है कि आप जब भी किसी पार्टी को, किसी लीडर को दोष देते हो तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम ड्यूरेशन के सरकमटेंसेस क्या थे। कोई भी लीडर ये नहीं चाहेगा कि वो देश का बंटवारा करवा दे, परंतु कुछ स्पेसिफिक लीडर जरूर हुए जिसमें मुस्लिम लीग के लीडर शामिल है जो देश का बंटवारा कराना चाहते थे, और उनका भी क्लियर कट पर्सपेक्टिव था कि भैया हमें तो लीड चाहिए और हमको एक मेजोरिटी जहां हिंदू है वो लीड कभी मिलेगी नहीं, तो हमें धर्म के बेस पे एक देश बांटना पड़ेगा और धर्म के देश वाला देश ही चाहिए होगा। तो उसी बेस पे उन्होंने काम करा, उनको अपनी सक्सेस मिल गई और उन्होंने वहाँ लीड करी, राज करा, और वो देश अपने तरीके से जो भी हो आगे बढ़ रहा है। अब बात आती है कि महात्मा गांधी को किस तरीके से देखा जाए। आप सभी का मत कुछ भी हो सकता है, परंतु आप सभी को ये सोचना चाहिए कि महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति पर्सनली चाहता तो अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से विदेश में भी जी सकता था और बिना किसी दबाव के वो एक अच्छी नौकरी करते हुए लाखों रुपए उस दौर में कमा सकते थे। मैं तो कहता हूँ करोड़ों भी कमा सकते थे। कि जो व्यक्ति अफ्रीका केस लड़ने जा रहा है वो व्यक्ति आम नहीं है। आज यहाँ अपने देश से अगले आसपास के देश छोड़ो, अपने अगले स्टेट में केस लड़ने जाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उस देश में अगर उस दौरान अगर वो व्यक्ति वो काम कर रहा था तो वो व्यक्ति किस लेवल पे होगा, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी अथॉरिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी किस लेवल पे काम कर रही होगी। यूं ही नहीं कहते कि एक छोटी सी शख्सियत ने देश को आज़ाद कराने में वो योगदान दे दिया जो बड़े नामचीन, बड़े घराने वाले लोग नहीं कर पाए। महात्मा गांधी को मेरा हमेशा एक सलाम रहेगा, एक रिस्पेक्ट के तौर पे हमेशा उनके दिल में जगह रहेगी, क्योंकि महात्मा गांधी वो शख्सियत थी जो किसी भी सिचुएशन में एक लेवल से ज़्यादा इमोशनल नहीं होती थी। उनकी वो गलतियां थी जो उन्होंने मानी है। आज के लीडर अपनी चोरी, मक्कारी, करप्शन नहीं मानते। उस दौरान महात्मा गांधी ने अपनी बायोपिक में बहुत सी ऐसी बातें कही है जो शायद आज के लीडर कभी ना कहते। उन्होंने अपने नग्न युवतियों के साथ सोने के प्रयोग को भी बताया, जहां उन्होंने ये बताया कि मैंने ऐसा प्रयोग करा था, और ये बात उन्होंने छाती ठोक के कही है कि ये उनका एक भ्रष्टाचार का उनका पर्सनल टेस्ट था जो उन्होंने धीरे धीरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझा और लोगों को भी बताया। अब ये बात लोगों को बहुत अजीब लगेगी, ऐसा कैसे। भैया वो व्यक्ति ने लिखी है कि वो व्यक्ति करेजियस था, अपने डार्क और वाइट और ग्रे सारे एरिया उन्होंने दुनिया के सामने रखे। और यही नहीं, वो चाहते तो चीज़ों को और अलग तरीके से भी पेश करते थे कि प्रेस को खरीद सकते थे। और मैं तो नहीं मानता उस दौरान किसी की हिम्मत थी कि महात्मा गांधी जी के खिलाफ कोई लिख दे। कोई एक लिख देता तो 50 लोग उसको मारने पे उतारू हो जाते। तो महात्मा गांधी जी ने देश को योगदान दिया है न दिया है ये तो चर्चा का विषय कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उमा भारती जी ने भी एक बहुत स्टेटमेंट बहुत ही खूबसूरत कहा था कि मेरी तो ये औकात ही नहीं है कि मैं उस जैसी महान शख्सियत के बारे में कुछ भी कमेंट करूं और उनके योगदानों पे कुछ कह सकूं। तो यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं आप सभी को यही कहूँगा कि गांधी जी की शख्सियत जानने के लिए आप उनको एक बार पढ़े। आपकी राय जो भी हो सकती है जरूर बदलेगी, और नहीं भी बदलती है तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको जरूर मिलेगा कि बहुत सी चीज़ें आपको या तो गलत पता है या तो सही जानकारी में नहीं है। जय हिंद, जय भारत।